इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आंखें न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर उपराष्ट्रपति एन वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संयुक्त रूप से करेंगे संसद टीवी का शुभारंभ। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुआ 81वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन। गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश के कारण जल जीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने किया अगले 3 दिनों का हाई अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में आज से 50% उपस्थिति के साथ सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोला गया। देश में टीकाकरण अभियान जारी, अब तक 69,85,000 लोगों को लगाए गए टीके। अब समाचार विस्तार से। आंखें न्यूज़ 24 के खास बातचीत में यहां के चैनल हेड प्रकाश चंद्रा ने भाजपा के MLC नवल किशोर यादव से बातचीत की। 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और हमारे साथ इस वक्त NDA के उपनेता नवल किशोर यादव जी हैं और प्रोफेसर साहब से हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने हम लोग को टाइम दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। नवल किशोर जी, आपको पता है कि जिस प्रकार से अभी पंचायत चुनाव की आहट आ रही है, अब कुछ दिनों में पंचायत चुनाव होंगे और तेजस्वी यादव गोपालगंज के बैकुंठपुर में जिस प्रकार से नोट बांटते देखे गए हैं कुछ महिलाओं को, पूरे तरह से हल्ला मचा हुआ है चारों तरफ। क्या है इसमें? देखिए, लालू जी के पार्टी और लालू जी के बच्चे वही काम करेंगे जो बिहेवियर लोकतंत्र के लिए सूट नहीं करता हो, कानून के लिए सूट नहीं करता हो, समाज के लिए सूट नहीं करता हो, ताकि इस तरह के कोई ऑकरेंस करें, काम करें, बिहेवियर का प्रदर्शन करें, ताकि आप तमाम मीडिया वाले लोग उनको उठाएं और मीडिया में बने रहें। वैसे वो पूरा परिवार पैसा क्या बांटेगा, वो तो दिखा रहा होगा आप लोगों के लिए। वो तो पैसा लेने वाले लोग हैं, कट्ठे आधा कट्ठा तक जमीन लिखाने वाले लोग हैं। वो मॉल में सब कोई कपड़ा का व्यापार करता है, वो मॉल बन रहा था तो मिट्टी के व्यापार कर रहे थे, बेच रहे थे। वो परिवार देख के पसीना किसी को देने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीति में है तो राजनीति में मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बिहेवियर करते हैं। उनके बड़े बेटा भी करते हैं, उनके छोटे बेटा भी करते हैं, उनके परिवार की आदतन है। तो ये हो सकता है, लेकिन उनके बारे में कुछ कहना अपने आप को लज्जित करना है। लेकिन जो इस वक्त दर्शक जो देख रही है आपको, वो आपसे ये जानना चाहती है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ये सब काम करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो भी आज के डेट में एक स्थापित नेता हो चुके हैं, राजद के बड़े नेता के तौर पर कहे जाते हैं। अभी कुछ दिनों में हो सकती है उनकी ताजपोशी भी हो। ऐसे नेता को क्या पड़ी है कि 2-4 महिलाओं को पैसे दें? ये आप उनको स्थापित नेता घोषित करो। स्थापित लालू यादव के बेटा हो सकते हैं। कोई बेटा होना और नेता होना दोनों में बड़ी फर्क है जी। वो अपना परिचय भी देते हैं तो आप देखेंगे मैं लालू यादव का बेटा हूँ, मैं नेता हूँ, यह परिचय उनका हो नहीं सकता है। इसलिए जो बेटाओं के कारनामे होते हैं लोकतंत्र में वही कर रहे हैं। और जहाँ तक ताजपोशी का सवाल है, दिन में भी स्वप्न देखने और तरेगन गिनने की आदत बहुत लोगों को होती है। उनको भी अगर होगा, या आप मीडिया के लोग उनको दिन में ही स्वप्न चलते चलते दिखला रहे होंगे, ये हो सकता है। ठीक है, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। एकदम आपने सटीक ही कहा है कि जब ये घटना घट रही थी, जब ये मामला चल रहा था, गाड़ी के पहले सीट पर, सामने सीट पर बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, और जब वो पैसे निकाले तो उन्होंने कहा कि मैं लालू जी का बेटा हूँ। ठीक कहा आपने, बल्कि सबसे पहले उन्होंने अपना नाम नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं लालू जी का बेटा हूँ। नाम हो ही नहीं सकता है। देखिए, बेटा होना और नेता होना, लालू यादव जी जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थिति में, लालू यादव जी नेता थे।
ये लोग नेता नहीं हैं, ये अपने बाप दादा के जो रोशनी है उसके रोशनी को जितना भंजाले, इसके अलावा इनको अपनी कोई पूंजी नहीं है। इसलिए उनको हर हाल में ये बात कहना ही होगा कि मैं लालू यादव के बेटा हूं। चिराग पासवान लगातार अपने आशीर्वाद यात्रा में हैं। इसी दौरान आज वे खगड़िया पहुंचे। अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर उन्होंने खगड़िया में भोज के कार्यक्रम का आयोजन किया। चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा करे भाई, आज एक बार फिर वह आज खगड़िया में आशीर्वाद यात्रा करेंगे और रामविलास पासवान की बरसी को लेकर यहां पे भोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। खगड़िया जाने से पहले चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गांव के लोगों की इच्छा थी कि खगड़िया में भी एक बरसी का कार्यक्रम किया जाए। पिछले दिनों स्वाति पटेल नामक एक लड़की ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी चिराग पासवान के भाई और लोजपा सांसद पृष्ठराज के खिलाफ, जिसमें चिराग पासवान का नाम भी आया था। चिराग पासवान ने कहा कि नहीं वह शख्स हूँ जिसने दोनों को बुलाकर कहा था कि पुलिस के पास जाइए, और हाँ बिल्कुल मेरा नाम आया है, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई अथॉरिटी हूँ जो इस बात पर कुछ कह सकता हूँ। वहीं रामकृपाल यादव के छोटे बेटे और टीम अभिमन्यु के संस्थापक अभिमन्यु यादव ने चिराग पासवान से मुलाकात की। काफ़ी देर तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। आपको बता दें कि अभिमन्यु यादव भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के छोटे बेटे हैं और आज उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है और उनके साथ आशीर्वाद यात्रा में खगड़िया भी गए हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और चिराग पासवान से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मन में हमारे छोटे भाई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे का नज़ारा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की ये इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव तो वहीं। नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ कोई शक है? भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो पार्टी के भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है
और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं ये पे बात नहीं है। कितनी हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था। और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था। और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें आपस उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया। और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। अच्छा, ये अभिमन्यु सर आपकी मुलाकात हो रही है, क्या आप साथ आएंगे? क्या युवा है आप? देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे। भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। थैंक यू। लोजपा पार्टी के सदस्य और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज के ऊपर दिल्ली में एक महिला ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में रेप को लेकर एफआईआर दर्ज किया। इस मामले को लेकर चिराग पासवान के ऊपर भी काफ़ी कटाक्ष किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पर दिल्ली में दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस थाने में एक युवती की शिकायत पर दर्ज इस मामले में प्रिंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। प्रिंस राज पर एफआईआर मामले में चिराग पासवान ने कहा कि ये बात मेरी जानकारी में थी। इस बात को मैंने हमेशा से कहा है। जैसे ही विषय मेरी जानकारी में आया, 15 जून को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस मामले में कहा था कि जनवरी के आसपास ये पूरा मामला आया था। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था, पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था। और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था। और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूँ कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें आपस उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया। और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि
मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप FIR दर्ज करवाएं, और यही प्रदेश के राजस्व एवं भू सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बताया है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में घुसपैठियों द्वारा जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। साथ ही मंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये देश के लिए काफी बड़ा खतरा है। बिल्कुल ये सच्चाई है, परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200%। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है, और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था, काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके, और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस्लाम में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं गलत विचारधारा है, और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा। ये मेरा कहना है। पिछले 8 दिनों से नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे चल रहे थे। बीते दिन हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद वे रात को काम पे तो लौटे, लेकिन जब आज उनसे सुबह हमारी बात हुई, उन्हें कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी, जब तक उनके यूनियन लीडर उन्हें नहीं कहते काम पे लौटने को, वे तब तक काम पे नहीं लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब हमारी बात उनके यूनियन लीडर चंद्रप्रकाश सिंह से हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने उनकी मांगें सुन ली हैं और उनमें काफ़ी जोश और उत्साह दिखा। आपको बता दें कि कल से सारे कर्मचारी अपने काम पे वापस लौट रहे हैं। बीते दिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अपने काम पे वापस लौटना होगा। आदेश के अनुसार कल रात से ही सफाई का काम शुरू हो गया है नगर निगम कर्मियों द्वारा। पटना के मॉडलोक में जहां लगातार नगर निगम कर्मियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आज हमारे संवाददाता वहां गए, वहां मौजूद नगर निगम कर्मियों से बात की। मीडिया से बात करते हुए नगर निगम कर्मियों ने बताया है कि आदेश तो मिल गया है उन्हें हाई कोर्ट से, लेकिन वे काम पे तब तक नहीं लौटेंगे जब तक उनके नेता उन्हें लौटने को नहीं कहते। कोर्ट के आदेश कुछ लोग माने हैं, अभी तब हमको नेताजी भी नहीं कहेंगे, तब अभी हम लोग नए काम पर भी नहीं लौटे हैं। वो अगर कह दें कि हाँ हड़ताल टूट गया है, तो आज से हम लोग अपना काम पर वापस चल जाएंगे। आपके नेताजी कब आएंगे यहाँ? यहाँ तो आज तो बुलाए हैं 12 बजे तक, अभी तो 12 बजा नहीं है, मगर 12:30 बजे तक वो जरूर आएंगे। सभी कर्मचारी धीरे धीरे यहाँ आने की लगे हैं। क्या क्या मांगे थी आप लोगों की? 12 सूत्री मांगी थी, जिसमें कॉपी तो अभी है नहीं, लड़कन आएगा तो आपको मिल जाएगा। अरे भैया, हड़ताल 9 दिन मतलब चल रहा, आज भी मतलब हम मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो सब हम लोगों को शिरोधार्य है, और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का हम पूरा सम्मान करते हैं। और मजदूरों को एक नई ताकत मिली है कि हाईकोर्ट ने आदेशित किया है राज्य सरकार को कि आप मजदूरों के मांग पर 1 सप्ताह, ये मतलब 5 सप्ताह के अंदर फैसला लीजिए। अब फैसला लेने के पहले मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात करिए, और जो भी फैसला लीजिए वो हलफनामा दायर करिए, दायर करके बताइए कि आपने क्या फैसला लिया है। अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मजदूरों के हित में जो फैसला दिया है, आज हम लोग उसका पूरा सम्मान कर रहे हैं और पूरा विजय जुलूस मना रहे हैं। कैसे जश्न मनाया सर? क्या जश्न मनाया? मजदूरों ने पूरा ताली बजा करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया, फुलझड़ी छोड़ा, पटाखा छोड़ा और अपना रंग अबीर लगा के खुश हैं लोग। तो चलो भाई, कोई राज्य सरकार नहीं सुन रही थी तो राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसने कम से कम नज़र दौड़ाई और हम लोगों का न्याय के लिए जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया। कल से आप लोग काम पर लौट गए? अरे काम कर रहे हैं यार जी, कर रहे हैं। ओके सर, काम कर रहे हैं। ठीक है सर। क्या नाम बोलते हैं आप लोग? अरे भैया, जितना कूड़ा जमा हुआ है क्या उठाएगा? हम ही लोग ना उठाएंगे। 10 सितंबर की रात करीबन 10:30-11 के बीच पटना के चिरैया टार पुल के समीप 3 गायों को जिंदा जला दिया गया। यह देख लोग प्रशासन के पास गए, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई थी, अगर वे अपने गाय वहां से नहीं हटाएंगे तो अंजाम काफ़ी बुरा होगा। ये सभी बातों को लेकर लोग लगातार प्रशासन के पास गए, लेकिन करीबन 2 दिन तक
कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरे दिन जब जनता आक्रोश में आकर सड़क पर उतर गई तब प्रशासन ने कार्रवाई की। आइए देखते हैं जनता के बीच कैसा आक्रोश था। जब गया केस देंगे, पहला दिन FIR नहीं लिया गया, दूसरा दिन लिया गया, काहे लिया गया बताइए। तीन जान पेट गर्भवती गौ माता की जान ली गई है, ये अच्छा बात है। धमकी दिया गया कि अगर यहाँ से गाय नहीं हटाया गया अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या अंजाम बहुत बुरा होगा बताइए। बोला गया था कि हाँ हटा लेंगे, व्यवस्था देख लेंगे, हटा लेंगे, उसके बाद ये अंजाम होगा। ये अंजाम चाहते हैं और हम लोग पशुपालक हैं, गाय रखे हुए, गाय का दुख दर्द दोषी को सजा चाहिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। हमको सरकार का मुआवजा नहीं चाहिए, हमको दोषी का जलाना क्या हुआ, फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए, जिंदा जलाना, गाय को जलाने वाले को फांसी दिया जाए, जो गाय माता को जलाए उसको भी ऐसे ही जलाया जाए। हम लोग पशुपालक हैं, हम लोग उसका दुख दर्द समझते हैं। शुक्र के दिन मारते यहाँ पर झंडा फहरा को हम लोग यहीं पर एकत्रित होंगे, यहीं पर। जनता का इंसाफ चाहिए, हम लोग को दोषी को सजा चाहिए बस। हम लोग को नहीं मिलेगा इंसाफ, हम लोग भीड़ लगाते रहेंगे। पुल पे जिंदा उसको जलाना है। भारत माता, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ, गौ माता का इंसाफ चाहिए हम लोग को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक साथ छह हत्या हुआ, 3 गाभिन गाय थी, तीनों प्रेग्नेंट थी। एक साथ 3 गाय और 3 बच्चा जला, बहुत दुख वाली बात है हिंदू धर्म का। कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ का प्रशासन क्या बोलते हैं। प्रशासन हम लोग को दिलासा दी जा रही है कि 2-4 दिन में पकड़ेंगे। अब हम लोग तो सुन रहे हैं और क्या कर सकते हैं। टाइम दिया गया है, शुक्रवार को जरूर होगा इंसाफ। धमकी देकर किया गया, ये धमकी देकर काम किया गया। वैसे तो वर्ल्ड की सारी माएँ बेस्ट होती हैं, लेकिन एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था पटना में जिसे बिहार्स बेस्ट मॉम का नाम दिया गया था। आखिर न्यूज़ 24 आज मिला बिहार्स वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम से। हमारे संवाददाता आशीष ने उनसे बात की, उनसे जाना कि उनका कैसा रहा सफ़र, कैसे वो इस मुकाम तक आए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 आशीष के साथ। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास हूँ जो मिसेस बिहार मॉम्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीती है। आइए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। मैम नमस्कार आप सभी को। और जर्नी हमारी शुरू हुई इस आफ्टर मैरिज। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस फील्ड में कभी आ पाऊँगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग का सामाजिक संरचना है वहाँ महिलाओं को ऐसा मतलब एहसास कराया जाता है कि अब आपकी जो 4 दीवारी के अंदर ही, रसोई के अंदर ही आपका जो है जीवन होगा। और कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि शादी के बाद बेटी हुई और आफ्टर 3 इयर्स एक और बेटी हुई। तो मुझे लगा कि बस अब क्या है इसी में ये। लेकिन दूसरी बेटी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपनी पहचान को खो रही हूँ। तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ दोबारा। पुनः मैंने MA फर्स्ट ईयर करके छोड़ा था, उसी समय मेरी शादी हुई थी। तो मेरे पति ने बहुत हेल्प किया और मगध महिला से मेरा सारा कॉलेजिंग हुआ है। तो उन्होंने रेगुलर में ही मुझे बोला कि नहीं, आप रेगुलर ही करो। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी पुनः स्टार्ट हुई आफ्टर मैरिज। मैंने MA में एडमिशन लिया। MA कंप्लीट होने के बाद हमने PhD में एडमिशन लिया, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास किया। साथ ही मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया। और पढ़ाई पूरी होने के बाद ही ये वैकेंसी निकली थी, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन किया। उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आईं, जैसा कि आम तौर पे होता है कि घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेंगे। बट मेरे हस्बैंड ने बहुत ही सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तुम में टैलेंट है तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सहयोग किया, बहुत ही सहयोग किया। मेरे सास ससुर ने भी फिर
सोचा कि नहीं, जब ये इसमें उन्होंने भी फिर सहयोग किया, तो इस तरह से ये। और कॉलेज टाइम में मैं बताना चाहूँगी कि कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा डांस किया करती थी और कुछ प्रोग्राम में मैं भाग लिया करती थी। बट मेरा जहाँ जन्म हुआ है वहाँ कुछ इस तरह के पुरुष प्रधान तरीके का माहौल है, और वहाँ लड़कियों को डांस सिखाना या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेना ये अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब लगता है कि उनके इसमें कुछ इंसल्ट हो जाएगा कि हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह का प्रोग्राम कर रही हैं या कुछ। तो फिर भी मैंने एक पार्ट लिया था कॉलेज में जो कि बहुत ही अच्छा रहा था, और उसमें मैंने प्राइज़ भी जीता था डांस में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। तो मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था डांस में, तनिष्का का। तो उसको मैंने अपने सपने को उसमें देखा और उसको मैंने एडमिशन कराया डांस में। और अचानक ऐसा अवसर मिला कि मैं इससे जुड़ी। हमारी बुटीक है कोमल सिंह सोनी, उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने मेरा नाम दिया। तो मैं बोली क्या, किस चीज़ में आपने मेरा नाम दे दिया, मुझे पता भी नहीं है। बोलिए कि नहीं दी, अच्छा है आप करो, आप में मैंने कुछ ऐसा देखा है इसीलिए आपका नाम दिया है। तो मैं ऐसे ही लाइटली ली, मतलब इसको कुछ ऐसा ये नहीं, क्योंकि जॉब के कारण मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था। और अप्रैल के टाइम में इसका हुआ था ये, और मैंने उसको किया। फिर मैं भूल सी गई थी। फिर अचानक से हुआ कि इसका फाइनल हो रहा है और 12 तारीख को प्रोग्राम है, और इस बीच मेरे साथ एक दुखद घटना भी हो गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मैंने बिल्कुल ही सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम मुझे लगा कि कैसे मैं ये सब कर पाऊँगी। लेकिन माँ जो थी, माँ मेरी शक्ति थी, माँ मेरी प्रेरणा थी, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। मैं परेशान थी, यूँ ही इन सब बातों की उधेड़-बुन में थी। तो जब कॉलेज टाइम में मेरा एग्ज़ाम्स होता था तो इसी तरह मैं परेशान हुआ करती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि उस समय परेशान देखकर कि ईश्वर को याद करो और अपने काम में मन लगाओ, अपने ध्यान दो जो तुम्हारा उद्देश्य है, तो विजय तुम्हारी ज़रूर होगी। और जैसे लगा कि माँ मुझे ये कह रही है, तो बस उसी दिन रात में 9 तारीख को मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगी। और फ्राइडे सैटरडे बस 2 दिन की हमारी प्रैक्टिस थी, मैं गई और 12 तारीख को ये मैंने प्रोग्राम किया। और मुझे लगता है कि ये मेरी माँ का आशीर्वाद ही है कि मैंने आज ये हासिल किया है। मेरे दोनों बेटियों ने, मेरे पति ने बहुत सहयोग किया। मेरी बड़ी बेटी बहुत ही अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, और मुझे तो बिल्कुल इस सब का मतलब मेकअप वगैरह का नॉलेज नहीं है। वही ये सब बातों में मेरी सपोर्ट करती है, और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। क्योंकि देखिए, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता और गुरु की कृपा और फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तो कोई भी नारी हो या नर हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो सफल नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो ड्रॉबैक चला जाता है, मेंटली आदमी प्रेशर में रहता है, तो वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैम, आपने मॉडलिंग का ट्रेनिंग कहीं से लिया? जी नहीं, बस सर, वो भी मुझे अनिल सर हैं, और पहली बार उन्होंने ही ट्रेनिंग दिया और उसको मैंने सीखा। इसके पहले मैंने कभी इस फील्ड में नहीं, कुछ भी नहीं सीखा इसके पहले। मैम, देखा जाता है जे शादी के बाद मतलब बहुत लड़की लोग का मतलब सपने टूट जाते हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सपनों को तो कभी टूटने ही नहीं देना चाहिए। सपनों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए, वो कभी न कभी वो रंग दिखाते हैं। सपने जिंदा रहेंगे तभी वो पटल पर उतरेंगे, वो सामने आएंगे। इसलिए सभी से ये मेरा अनुरोध मान लीजिए, या उन महिलाओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों को प्लीज़ जिंदा रखिए, और तभी वो आपको सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि सपने देखने के लिए लोग कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उसमें प्रयासरत रहिए और उसके लिए अपना प्रयास कीजिए, अपने कर्म को मत छोड़िए। पटल पर उतरेंगे, वो सामने आएंगे। इसलिए सभी से ये मेरा अनुरोध मान लीजिए, या उन महिलाओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों को प्लीज़ जिंदा रखिए,
और तभी वो आपको सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि सपने देखने के लिए लोग कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उसमें प्रयासरत रहिए और उसके लिए अपना प्रयास कीजिए, अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने कर्म को कीजिए, सब काम को करते हुए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए कुछ समय अपने लिए निकालिए और उसको अपने हौसले को बुलंद रखिए। मैम, जैसे 2 साल से कोविड आया है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को अपने माध्यम से? देखिए, कोविड आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोग अचानक से बहुत स्तब्ध हो गए हैं कि बहुत ने बहुत रिश्तों को खोया है, बहुत सारी मतलब परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि सभी की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। लेकिन ईश्वर ने ये दिया है परेशानी या इस तरीके का एक माहौल बनाया है, तो निदान भी उनके पास है। तो अपने को कॉन्फिडेंट रखें, ईश्वर में विश्वास करें और परिस्थिति से जो, जैसा कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, टीकाकरण चला रहे हैं, उनको बचाव के लिए बताया जा रहा है, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हैंड वॉशिंग कीजिए बार बार। तो ये सब चीज़ों को अपनाएं और अपने, क्योंकि बिना कर्म किए, बिना काम किए हुए तो पेट ऐसा चीज़ ईश्वर बनाए हैं कि उसको करना ही है। इसलिए सारा प्रोटोकॉल जो कोरोना का बनाया गया है उसको पूरा करते हुए अपने काम को करें और अपने पे विश्वास रखें। मैम, आगे का योजनाएं क्या है? आप क्या करने वाले हैं आगे? मतलब आगे की योजनाएं मैं क्या बताऊं, अभी कुछ खास मैंने सोचा नहीं है। और आज जैसा कि बूगी अनिल सर ने ये कहा कि बहुत सारे मीडिया वाले लोग मिलना चाहते हैं, तो आज शाम में चौका में प्रोग्राम है, एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तो वहाँ अभी कुछ खास मैंने सोचा नहीं है इस विषय में कि मैं आगे इस विषय में क्या करूँगी या क्या करूँगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आंखें न्यूज़ 24 के लिए, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आपने इस काबिल मुझे समझा और यहाँ आए और आपने भी अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, एक बेटी, माँ सारा चीज़ मैनेज करते हुए अपना डिज़ायर को पूरा किया और एक मुकाम हासिल किया। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ। छोटे बच्चे को स्कूल अभी ना भेजा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन का हमारे पास प्रस्ताव है, सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो पढ़ाएं और ख़ुद थोड़ा सा समय दें। अभिभावक खुद से बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दें और सबसे पहले स्वस्थ रहना ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे, जीवन रहेगा तो आगे पढ़ाई भी होगी। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी सुरक्षा को ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आए दिन खबर में सुनते हैं कि देश दुनिया में अपराध बढ़ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं हर एक खबर बताती है कि अपराध बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यह खबर बिहार के नालंदा ज़िले से है, जहां वारदात पे पहुंची पुलिस पर ही वहां के लोग भड़क उठते हैं और पुलिस पर ही लाठीचार्ज कर देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी बात। इन दिनों पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ताज़ा मामला नालंदा ज़िले का है। बताया गया है कि खाद की किल्लत को लेकर स्थानीय किसान सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे थे। इसी जाम को छुड़ाने पहुंची पुलिसकर्मियों को सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने लाठी डंडों से जमकर कूट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। शुक्रिया।